आज हम बात करेंगे बीजेपी की ही ऐसे 10 कद्दावर नेताओं की जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के सख्त खिलाफ थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन नेताओं ने मोदी जी का विरोध क्यों किया था और आज ये नेता राजनीति में कहां खड़े हैं। तो लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं BS खंडूरी। उत्तराखंड की राजनीति का ये एक ऐसा नाम है जो पहले भारतीय सेना में जनरल थे और फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। ये 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012 तक 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। देश के 4 बड़ी महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे को बनवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से लोग इन्हें रोडमैन भी कहते हैं। लेकिन साल 2013 में जब गोवा में बीजेपी की वो ऐतिहासिक मीटिंग हुई जिसे गोवा कॉन्क्लेव कहा जाता है, तो खंडूरी जी ने उसमें जाने से साफ मना कर दिया। इस मीटिंग का एजेंडा मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना था और वे इसके सख्त खिलाफ थे। इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें हार गई थी, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगर आज की बात करें तो ये राजनीति से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं और हाल ही में 19 मई 2026 को इनका निधन हो गया है। नंबर 9 पर आते हैं वरुण गांधी। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में कैसे हो सकता है, लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी दोनों ही लंबे समय तक बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। वरुण गांधी संजय गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते हैं। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट वरुण गांधी और उनकी मां का मजबूत किला मानी जाती थी। वहां से वरुण ने 2009 और 2019 में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2013 के गोवा कॉन्क्लेव के समय सिर्फ 33 साल के वरुण गांधी ने इस बैठक का पूरी तरह से बॉयकॉट किया क्योंकि वे मोदी जी के विरोध में थे। समय के साथ वरुण गांधी अपनी सरकार के खिलाफ बागी हो गए और उन्होंने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना पर खुलेआम सरकार विरोधी ट्वीट किए। यहाँ तक कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी पीलीभीत में रैली करने पहुंचे थे, लेकिन वरुण गांधी उस रैली में शामिल तक नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया और आज के समय में राजनीति में अब उनका वो पुराना दबदबा नहीं रहा। फिलहाल ये राजनीतिक रूप से साइडलाइन है और किताबें लिखने में व्यस्त हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जो है रविशंकर प्रसाद। बिहार से आने वाले रविशंकर प्रसाद बीजेपी के एक बेहद सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। टीवी डिबेट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इनकी हिंदी और दलीलें लाजवाब मानी जाती थीं। ये भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने 2013 की गोवा बैठक से दूरी बना ली थी और मोदी जी को कमान सौंपने का विरोध किया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा यू टर्न तब आया जब देश में मोदी सरकार बनी और रविशंकर प्रसाद उसी सरकार में कानून मंत्री, IT मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री जैसे बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे। यानी जिस नेता का विरोध किया उसी की कैबिनेट का हिस्सा बने। साल 2021 के कैबिनेट फेरबदल में इनसे मंत्री पद ले लिया गया था और वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद हैं। ये पार्टी में सक्रिय तो हैं, लेकिन पहले जैसी ताकत अब इनके पास नहीं बची है। नंबर 7 पर नाम आता है उमा भारती जी का। बचपन से ही संन्यास की राह पर चलने वाली उमा भारती अपनी तेज तर्रार छवि और आक्रामक भाषणों के लिए जानी जाती हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय वे सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। वे 2003 से 2004 तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जी का बेहद करीबी माना जाता था। इसी वजह से उन्होंने भी 2013 के गोवा कॉन्क्लेव से दूरी बनाई क्योंकि वे मोदी जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। हालांकि बाद में यहाँ भी एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बना दिया गया। लेकिन अगर आज की बात करें तो फिलहाल उमा भारती के पास कोई केंद्रीय शक्ति या बड़ा पद नहीं है। वे अक्सर संन्यास और गंगा सफाई जैसे मुद्दों पर बात करती नजर आती हैं, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में भी लगभग हाशिए पर चली गई हैं। इसके बाद नंबर 6 पर एक बहुत ही दिलचस्प नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। फिल्मों में शॉर्ट गन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टिंग के बाद राजनीति में लंबी पारी खेली और वे बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के टिकट पर 4 बार सांसद रहे।
शॉकिंग बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में रहते हुए भी खुलेआम पीएम मोदी और अमित शाह की आलोचना करते थे और इस जोड़ी को टू मैन आर्मी कहते थे। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती थी क्योंकि बीजेपी को पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा के बिना पटना साहिब सीट जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी पर सरकार को घेरा, बीजेपी में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ की और 2013 की गोवा मीटिंग का भी जमकर बॉयकॉट किया। आखिरकार 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर 2022 में भी पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उपचुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब उनका राजनीतिक करियर लगभग ढलान पर है। नंबर 5 पर आते हैं जसवंत सिंह। ये बीजेपी के उन संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्होंने पार्टी की नींव रखी थी और इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का सबसे वफादार साथी माना जाता था। देश के बहुत कम नेताओं को यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने वित्त, विदेश और रक्षा तीनों बड़े मंत्रालय संभाले हों और जसवंत सिंह जी उन्हीं में से एक थे। 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया और अमेरिका भारत के खिलाफ हो गए थे, तब जसवंत सिंह जी ने ही अपनी कूटनीति से संबंधों को सुधारा था। लेकिन साल 2009 में उन्होंने एक किताब लिखी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने जिन्ना की खुलकर तारीफ की। उस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस किताब का विरोध किया, जिसके बाद पार्टी ने जसवंत सिंह को बाहर निकाल दिया। फिर 2010 में वे पार्टी में वापस लौटे, लेकिन 2014 में चुनाव में जब मोदी लहर चल रही थी तब पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और मोदी जी का खुलकर विरोध किया। इसी साल वे अपने घर में गिर गए और कोमा में चले गए, जिसके बाद साल 2020 में उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। नाम भले ही जसवंत सिंह से मिलता जुलता हो, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। यशवंत सिन्हा पहले एक IAS अधिकारी थे जो बाद में राजनीति में आए और वाजपेयी सरकार में देश के वित्त और विदेश मंत्री रहे। इन्होंने भी 2013 में खुलेआम इंटरव्यूज में कहा था कि अभी मोदी जी का नाम पीएम पद के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उन्होंने भी गोवा कॉन्क्लेव का बॉयकॉट किया था। दिलचस्प बात यह है कि यशवंत सिन्हा जी ने अपनी एक किताब में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद के लिए सही उम्मीदवार बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा है। साल 2018 में उन्होंने लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर बीजेपी छोड़ दी। फिर 2022 में ये विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, जहां द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें करारी शिकस्त दी। फिलहाल ये तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है, लेकिन राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। नंबर 3 पर एक बेहद लोकप्रिय और सम्मानित नाम आता है सुषमा स्वराज जी, जिन्हें लोग आज भी ट्विटर वाली विदेश मंत्री के रूप में याद करते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देखकर भी विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए तैयार हो जाती थी। वे महज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। सुषमा जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के बेहद करीबी थी, इसलिए जब मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात चल रही थी तब उन्होंने खुलकर असहजता जताई थी। उनका मानना था कि पहले विधानसभा चुनाव होने चाहिए, उसके बाद ही पीएम पद का फैसला हो। हालांकि बाद में वे मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनी, लेकिन कहा जाता है कि विदेश नीति के बड़े फैसले सीधे पीएमओ द्वारा ही लिए जाते थे। 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक के कारण उनका बेहद दुखद निधन हो गया। उसी रात उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने पर ट्वीट किया था कि वे अपने जीवन में इस दिन को देखने का इंतजार कर रही थी। नंबर 2 पर आते हैं मुरली मनोहर जोशी। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने PhD की थी। वे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वाजपेयी सरकार में उन्होंने मानव संसाधन विकास, विज्ञान और गृह मंत्रालय जैसे बड़े पद संभाले। साल 2013-14 के दौरान इन्होंने आडवाणी जी के साथ मिलकर मोदी जी की उम्मीदवारी का कड़ा विरोध किया था। नतीजा यह हुआ कि जिस वाराणसी सीट को वे अपनी कर्मभूमि मानते थे, वह सीट उन्हें 2014 में मोदी जी के लिए खाली करनी पड़ी। वे कानपुर से चुनाव जीतकर सांसद तो बने, लेकिन मुख्य सत्ता से हमेशा दूर रहे। साल 2017 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण तो दिया, लेकिन पार्टी के बड़े फैसलों से उन्हें दूर कर दिया गया। आज 92 साल की उम्र में वे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हैं, जिसके पास कोई प्रैक्टिकल शक्ति नहीं होती।
अब बात करते हैं लिस्ट के सबसे बड़े नाम की, जो नंबर 1 पर है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें बीजेपी का निर्माता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आडवाणी जी ही वो नेता थे जिन्होंने 1990 में राम रथ यात्रा निकालकर बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया था। उनका जन्म अविभाजित भारत के कराची में हुआ था और 1990 में उन्होंने वाजपेयी जी के साथ मिलकर बीजेपी की नींव रखी थी। जिस पार्टी के पास 1984 में सिर्फ 2 सीटें थीं, वो आडवाणी जी की मेहनत से ही आगे बढ़ी। लेकिन साल 2013 में जब मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन का चीफ घोषित किया गया तो आडवाणी जी इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, नेशनल एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमेटी तीनों से इस्तीफा दे दिया था। बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मनाने पर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। असल में आडवाणी जी खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते थे। यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि जैसे नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद आडवाणी जी ने कभी बचाया था, बाद में उन्हीं के उभार के कारण आडवाणी जी को खुद हाशिए पर जाना पड़ा। साल 2024 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी मार्गदर्शक मंडल में शांति जीवन बिता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय इन नेताओं को मोदी जी का विरोध करना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।